नरभक्षण, मनुष्य द्वारा मानव मांस खाना। यह शब्द स्पेनिश नाम कैरिबल्स या कैनिबल्स से लिया गया है। कैरिब वेस्ट इंडीज की एक जनजाति है जो नरभक्षण की प्रथा के लिए प्रसिद्ध है। मानव इतिहास के आरंभिक वर्षों में प्रचलित एक व्यापक प्रथा नरभक्षण अधिकांश महाद्वीपों के लोगों में पाया गया है। यद्यपि नरभक्षण के कई प्रारंभिक विवरण संभवतः अतिरंजित या त्रुटिपूर्ण थे, फिर भी यह प्रथा आधुनिक समय तक पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के कुछ हिस्सों, मेलानेशिया विशेष रूप से फिजी, न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के माओरी लोगों, पोलिनेशिया के कुछ द्वीपों, सुमात्रा की जनजातियों और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की विभिन्न जनजातियों में प्रचलित थी। कुछ क्षेत्रों में मानव मांस को भोजन के रूप में देखा जाता था। कभी कभी इसे पशु भोजन के बराबर समझा जाता था, जैसा कि बाइबल में दर्शाया गया। मेलानेशियन पिजिन शब्द लंबा सुअर। विजयी माओरी लोग अक्सर युद्ध के बाद मृतकों के शरीर को काटते थे और उसका मांस खाते थे। बताया जाता है कि डचों के पूर्ण नियंत्रण में आने से पहले सुमात्रा के भटक लोग बाजारों में मानव मांस बेचते थे। अन्य मामलों में विशेष भागों या अंगों का उपभोग एक अनुष्ठानिक साधन था, जिसके द्वारा खाए गए व्यक्ति के कुछ विशेष गुण प्राप्त किए जा सकते थे या जिसके द्वारा व्यक्ति की शक्तियों को नियंत्रित किया जा सकता था। जादू टोना या जादू टोना का इस्तेमाल किया जा सकता। अफ्रीका में अनुष्ठानिक हत्या और नरभक्षण अक्सर जादू टोने से संबंधित थे। हेडहंटर्स और अन्य लोग अक्सर मृत दुश्मनों के शरीर या सिर के टुकड़ों को उनकी जीवन शक्ति या अन्य गुणों को अवशोषित करने और उनकी बदला लेने की शक्तियों को कम करने के साधन के रूप में खाते थे। एज़टेक ने युद्ध बंदियों और अन्य पीड़ितों के धार्मिक बलिदान के अनुष्ठान के हिस्से के रूप में बड़े पैमाने पर नरभक्षण का अभ्यास किया। कुछ मामलों में किसी व्यक्ति का शरीर मृत व्यक्ति को उसके रिश्तेदारों द्वारा अनुष्ठान पूर्वक खाया जाता था, जिसे कुछ आदिवासी ऑस्ट्रेलिया के लोग सम्मान के तौर पर ऐसी प्रथाएं निभाते थे। अन्य मामलों में अनुष्ठानिक नरभक्षण गुप्त समाजों के नाटक के एक भाग के रूप में होता था। नरभक्षण के लिए कोई एक संतोषजनक और सर्वसमावेशी स्पष्टीकरण नहीं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग कारणों से इसका अभ्यास किया और एक समूह एक संदर्भ में नरभक्षण का अभ्यास कर सकता है और दूसरे में इसे भय के साथ देख सकता है। किसी भी मामले में आधुनिकीकरण के प्रसार के परिणाम स्वरूप आमतौर पर ऐसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लग जाता है। आधुनिक समाज में नरभक्षण कभी कभी एकांत वातावरण में अत्यधिक शारीरिक आवश्यकता के परिणाम स्वरूप होता है। शायद कोई भी चीज मानव नरभक्षण से अधिक आकर्षण और विकर्षण को प्रेरित नहीं करती। हालांकि अब इसे समाज की सबसे बड़ी वर्जनाओं में से एक माना जाता है और अक्सर इसे बुराई से जोड़ा जाता है। द साइलेंस ऑफ द लैम्ब्स 1991 में हैनिबल लेक्टर के बारे में सोचें। इतिहास एक ऐसी प्रथा को उजागर करता है जो अधिक जटिल है और आश्चर्यजनक रूप से कभी कभी श्रद्धापूर्ण भी होती है। नरभक्षण से जुड़े अंतिम संस्कार अनुष्ठानों का अच्छी तरह से दस्तावेजीकरण किया गया है। उदाहरण के लिए पापुआ न्यू गिनी के फोर के लोग अपने मृतकों के शवों को खाने के लिए जाने जाते थे। इस प्रथा को प्यार और सम्मान के संकेत के रूप में देखा जाता था, जो शवों को सड़ने या कीड़ों द्वारा खाए जाने से बचाता था। इसके अलावा यह अनुष्ठान शरीर को किसी भी खतरनाक आत्मा से बचाने के लिए माना जाता था। ब्राजील के अमेज़नन के वारी ने 1960 के दशक में अपने अंतिम संस्कारों में नरभक्षण को शामिल किया, जब मिशनरियों ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। नरभक्षण वाले धार्मिक अनुष्ठान भी आम थे। देवताओं को मानव बलि देने के बाद एज़टेक कथित तौर पर शवों को खाते थे, जिन्हें वे पवित्र मानते थे। दुश्मन के शरीर को खाना शायद बदले की सबसे बड़ी कार्रवाई थी। प्रभुत्व दिखाने और डर पैदा करने के अलावा ऐसा माना जाता था कि अपने दुश्मन को खाने से विजेता को पराजित की ताकत और बहादुरी हासिल करने में मदद मिलती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों ने युद्धबंदियों को खा लिया था, जबकि न्यू गिनी के कोरोवाई को उन पुरुषों को खाने का अधिकार था जिन्हें चुड़ैल माना जाता था। युगांडा के नेता ईदी अमीन, जिनके शासन 1971 को क्रूरता के लिए जाना जाता था, पर अपने विरोधियों को नरभक्षण करने का आरोप लगाया गया था और उन्होंने बिना किसी इनकार के जवाब दिया, मुझे मानव मांस पसंद नहीं है, यह मेरे लिए बहुत नमकीन है।
ऐसा माना जाता है कि कैरिबियन द्वीपों के कैरिब ने भी अपने दुश्मनों को खा लिया था। ऐसा लगता है कि औषधीय नरभक्षण दुनिया भर में मौजूद था, जिसमें लगभग हर शरीर का हिस्सा किसी न किसी मिश्रण में समाप्त हो जाता था। चीनी यौगिकों में मानव अंगों के साथ साथ नाखून और बाल भी शामिल थे, जबकि शुरुआती ग्रीस में मानव रक्त को मिर्गी के इलाज के लिए माना जाता था। और यहाँ तक कि जब वे नई दुनिया में नरभक्षियों की बर्बरता के रूप में निंदा कर रहे थे, तब यूरोपीय लोग नियमित रूप से औषधीय उपचार के रूप में मानव अंगों का सेवन कर रहे थे। उदाहरण के लिए 16वीं शताब्दी के स्विस चिकित्सक पैरासेल्सस के अनुयायियों ने पेचिश को उन दवाओं से ठीक करने की कोशिश की जिनमें मानव खोपड़ी का चूर्ण होता था, और 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड में चूर्णित मम्मियों का इस्तेमाल मिर्गी और पेट दर्द के इलाज में किया जाता था। कुछ मामलों में कोई भी मम्मी काम नहीं आती थी। एक मिश्रण और फिर नरभक्षी व्यंजन है। रिकॉर्ड के लिए कथित तौर पर मानव मांस का स्वाद बछड़े या सूअर के मांस जैसा होता है। सुमात्रा के बटक कथित तौर पर बाजारों में मानव मांस बेचते थे, और चीन में मानव आधारित व्यंजन एक बार विलासिता माने जाते थे। युआन राजवंश 13वीं-14वीं शताब्दी के दौरान यह देखा गया कि बच्चों का मांस सभी खाद्य पदार्थों में सबसे अच्छा स्वाद वाला भोजन था। देश में बच्चों द्वारा अपने बड़ों के सम्मान के रूप में उनके लिए व्यंजन बनाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों को काटने के मामले भी सामने आए हैं, आमतौर पर जांघ या ऊपरी बांह का एक हिस्सा। अपेक्षाकृत व्यापक होने के बावजूद, हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि नरभक्षण की कई रिपोर्टें झूठी हैं, यह प्रथा अंततः वर्जित हो गई। हालांकि ऐसे कुछ उदाहरण हैं जब इसे स्वीकार किया गया या कम से कम बर्दाश्त किया गया, और इन मामलों में आमतौर पर जीवित रहना शामिल था। एक हालिया अध्ययन के अनुसार औसत मानव शरीर में 125,000 से अधिक कैलोरी होती हैं, किसी भी भूखे व्यक्ति के लिए एक दावत। जीवित रहने के लिए नरभक्षण के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक डोनर पार्टी शामिल थी। 1846 में जॉर्ज डोनर के नेतृत्व में 87 अग्रदूतों ने कैलिफोर्निया के लिए इंडिपेंडेंस, मिसौरी छोड़ दिया। दिसंबर में वे सिएरा नेवादा में भारी बर्फ में फंस गए। भुखमरी का सामना करते हुए लोगों ने अंततः नरभक्षण का सहारा लिया। जीवित रहने के लिए नरभक्षण का एक और उदाहरण 1972 में एंडीज पर्वतों में एक विमान दुर्घटना के बाद देखने को मिला। 45 यात्रियों में से, जिनमें से कई उरुग्वे की रग्बी टीम के थे, केवल 16 ही 72 दिनों की इस कठिन परीक्षा में जीवित बचे, जिसमें नरभक्षण भी शामिल था। एक ऐसा कार्य जिसे बाद में बचाए गए कुछ लोगों ने पवित्र भोज लेने से तुलना की। और 1619-10 में जेम्स टाउन कॉलोनी में एक अवधि जिसे भूख से मरने का समय कहा जाता है, हताश अमेरिकी बसने वालों ने पहले चूहे और जूते का चमड़ा खाने के बाद अपने पड़ोसियों का नरभक्षण किया।